डेटा माई स्ट्रिंग पे सेव होगा ना जी सर, वो स्ट्रिंग में ही होगा ना, जैसे जी, कि। वो स्ट्रिंग में ही होगा, वो स्ट्रिंग में ही होगा। सर उसकी ये कन्वर्जन जी जी। सर ये सिर्फ हेलो सेव होगा इसके अंदर या सारी लाइन सेव होगी या सिर्फ मतलब नहीं, सिंगल ये जो लाइन? मैंने ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन आपके पास सेव होगी। मैं अब आपको मल्टीपल लाइन अगर आपने रीड करनी है तो उसके भी कोड बताता हूँ कि आपने मल्टीपल लाइन किस तरह से रीड करनी है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस रीड करनी है तो फिर आप ये कोड लिखते हो। आप लिखते हो बेसिकली ओपन फाइल दिस फाइल डॉट टीएक्सटी फॉर रीड। उसी तरह से आपने फाइल को रीड मोड में खोला। ये मोड्स ऑफ फाइल होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, रीड, राइट और अपेंड मोड। अगर आपने मल्टीपल लाइंस रीड करनी है तो उसके लिए आप लिखोगे फॉर x 1 to 5। इधर हमने x के लिए एक लूप काउंटर के तौर पे लगाया। रीड फाइल दिस फाइल डॉट टीएक्सटी माई एस टी आर एंड आउटपुट माई एस टी आर नेक्स्ट x एंड क्लोज फाइल। अब इससे क्या होगा कि 5 लाइंस रीड होंगी और पांचों की पांचों आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करके दिखा दी जाएंगी। अगर आपने सारी लाइंस रीड करनी हो, अगर आपने सारी लाइंस रीड करनी हो तो उसके लिए आप अपने पास खोलो अपने बिल्ट इन फंक्शंस की पीडीएफ, जो कि मैंने पेपर 2 के टॉपिकल्स में रखी हुई होगी। उधर से अगर आप यहाँ पर अपने इंसर्ट को खोलते हो तो इंसर्ट के अंदर एक फंक्शन आपको एंड पे दिया हुआ है ईओएफ का, returns boolean, returns true if there are no more lines to be read from a file name. This function will generate an error if the file is not already opened in read mode. तो ये सिर्फ रीड मोड में काम करेगा, लेकिन ये काम किस तरह से करता है इसके लिए आप लिखा जाएगा यहाँ पर कि आप इस तरह से ओपन फाइल करने के बाद इधर कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन क्या लगाई जाएगी, ये x वाली वैल्यू की जगह, इसकी जगह आप लिखते हो while not eof this file dot txt। इस वाली लाइन की जगह आप ये वाली लाइन लिख देते हो और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप एंड वाइल लिख देते हो बस। अब इससे क्या होता है कि जितनी लाइंस इन द फाइल होती हैं सारी रीड हो जाती हैं, क्योंकि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता उसका, जैसे ही उसका एंड आएगा तो वो कोड आपका रुक जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे रिपीट अंटिल भी लगा सकते थे कि यहाँ पर आप लिखो रिपीट और यहाँ पे लगा लो आप अंटिल अंटिल ईओएफ दिस फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इसको आप वो रिपीट अंटिल मोड के साथ या वाइल के साथ भी आप कर सकते थे। इससे क्या होगा, सारी आपकी रीड हो जाएंगी। जो कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से, इसके साथ आपकी फर्स्ट 5 लाइंस ऑफ द फाइल रीड होंगी। या अगर आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस पता है कि कितनी फाइल हैं तो ऑटोमेटिकली आप लूप उतने का लगा लो। सर सर ये यहाँ पे तो सर हम एक मिनट, एक एक बंदा पहले बोलो। जी अब्दुल्ला आप बताओ पहले। सर ये रीड फाइल दिस फाइल टेक्स्ट टीएक्सटी जो है सर इसमें डबल कोटेशन यूज होगी जो आपने लिखा हुआ है 4x के जी बाद? जी होगी यहाँ पर, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो ना तो इतनी सी चीज वो एग्जाम्प्ट कर देता है एग्जामिनर, लेकिन यहाँ पर यूज होगी वैसे। ओके सर। जी मोहम्मद अब आप बताओ। सर यही पूछ रहा था सेम। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल। कोई फाइल बनाना या लिखना किस तरह से किया जाता है। अब आपका क्या होता है कि उसके लिए आप यहाँ पर हमने माई एस टी आर एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर कि हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल को खोलते हैं ओपन फाइल दिस फाइल डॉट टी एक्स टी, अगेन यहाँ पे कोटेशन मार्क्स मैंने मिस किए हैं, दिस फाइल डॉट टी एक्स टी फॉर राइट। अब इसको राइट मोड में खोला। ये क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ न्यू फाइल। आपको अगर नई फाइल क्रिएट करने का सवाल पेपर में आता है तो ऑटोमेटिकली आपके बस राइट मोड में फाइल को खोलना होता है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर स्टोरेज में दिस फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की पहले से फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो क्या होगा कि वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी और उसका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा राइट मोड में खोलने से। राइट मोड क्या करता है, हमेशा उस तरह की फाइल अगर उस नाम की एग्जिस्ट करती होगी तो क्लियर हो जाएगी वो, और एक बिल्कुल ब्लैंक न्यू फाइल राइट मोड क्रिएट कर देता है आपके लिए। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को यूज करना है वो मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा आपके लिए। जी
सर तो अगर मतलब क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि आपने टेक्स्ट फाइल .txt जो है इसको आपने एम्प्टी करना है, तो हम सिर्फ उसमें वो डबल कोटेशन सिंपली डाल देंगे एम्प्टी करने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है? जी आता है, यूजुअली आता है क्योंकि उसने क्वेश्चन खास तौर पे दिया है क्रिएट अ फाइल। अब वो क्रिएट अ फाइल जब उसने दिया ना तो स्टूडेंट बैठ के सोचने लगे कि इसमें क्या बात हो रही है। आपने बेसिकली बस ओपन फाइल दिस फाइल फॉर राइट मोड में खोलनी थी एंड ऑटोमेटिकली ब्लैंक फाइल जनरेट हो जाएगी। इस तरह से क्लियर करने के लिए भी आप यही कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो पिछला फाइल का सारा डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है। ओके सर। अगर एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करना है आपने और उसके फर्दर अगर आपको कोई डेटा लिखना है तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो किस तरह से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रखें राइट मोड में जब खोला जाता है तो पिछला तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा और उस तरह की एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी, पुराना सारा कुछ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखी राइट फाइल दिस फाइल डॉट टीएक्सटी माई एस टी आर। अब ये माई एस टी आर जब मैंने लिखा तो मैंने बात की थी कि जब भी ओपन फाइल वाली बात आएगी तो लाइन पॉइंटर अपनी पहली लाइन की तरफ चला जाएगा। तो ये जो हमने लिखी राइट फाइल वाली बात, तो लाइन पॉइंटर अपनी पहली जगह पे गया और माई एस टी आर पहली लाइन ऑफ द फाइल के ऊपर लिख दिया गया एंड उसके बाद हमने कर दिया क्लोज फाइल दिस फाइल डॉट टीएक्सटी। वो फाइल जो है उसके बाद हमने क्लोज कर दी। अब मल्टीपल लाइंस लिखनी हो तो उसका भी सेम तरीका चलेगा। हमने यहाँ पे किया राइटिंग मल्टीपल लाइंस ओपन फाइल दिस फाइल। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टीएक्सटी यूज नहीं किया, तो टीएक्सटी होना जरूरी नहीं है, अगर उसके नाम में टीएक्सटी है तो ही आप टीएक्सटी लिखोगे वरना टीएक्सटी नहीं लिखना। फॉर राइट लूप लगाया फॉर x1 to 5 इनपुट माई एस टी आर, यूजर से माई एस टी आर की वैल्यू मांगी एंड उसके बाद उसको यहाँ पर लिखा और उसके बाद माई एस टी आर को ब्लैंक कर दिया। नेक्स्ट एक्स उसके बाद दोबारा किया जाएगा, तो अब क्या होगा, हर दफा यूजर से वो स्ट्रिंग मांगा जा रहा है और फर्स्ट 5 लाइंस पे जो भी यूजर डाटा एंटर कर रहा हो, फॉर एग्जांपल यूजर डाटा कह रहा है हेलो मैं आई एम मोहम्मद इब्राहिम, तो एक फाइल क्रिएट हुई ब्लैंक न्यू जिसके अंदर के पहली 5 लाइंस में ये डाटा लिखा गया। ये सारा का सारा डाटा इनफॉर्म स्ट्रिंग होगा। माई एस का इनपुट लिया गया था मुझसे, इधर लिखा गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। जब भी आपकी राइट फाइल की कमांड चलेगी तो एक नई लाइन के ऊपर डाटा लिखा जा रहा होगा और जब आप उसे राइट मोड में खोलोगे तो पूरी फाइल ही क्लियर हो जाएगी पिछली, लेकिन क्योंकि ये एक दफा खुली और बंद हुई है तो इसलिए अभी तक क्लियर नहीं होगी ये दोबारा। जब उसे दोबारा खोलेंगे राइट मोड में तब क्लियर होगी ये। अभी क्लियर हुई थी, डाटा लिखा गया, मैं इसे दोबारा अगर ओपन कर दूंगा तो ये तमाम डाटा को क्लियर करके लाइन पॉइंटर वापस इधर पहुंच जाएगा आपका। कोई सवाल इसके अंदर किसी का? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद अपेंड टू अ फाइल की बात आ रही होती है। हमने बात की थी कि जो डाटा क्लियर हो जाता है और वो पॉइंटर वापस चला जाता है अपनी पहली पोजीशन पे। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो इस पे से डाटा नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा जाता है विदाउट डिलीटिंग एनी प्रीवियस डाटा। कोई प्रीवियस डाटा डिलीट नहीं होगा, पॉइंटर अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा अपेंड मोड के तौर पे। पॉइंटर नेक्स्ट लाइन के ऊपर, जैसे से हमने यहाँ पे लिखी थी फाइल ये है हेलो आई एम इब्राहिम, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो डाटा है अब जब मैं अपेंड मोड में खोलूंगा तो वापस से मैं इस पोजीशन के ऊपर डाटा मजीद लिखना शुरू कर सकता हूँ। ये अपेंड मोड का काम है। अपेंड मोड में क्या होगा, ओपन दिस फाइल फॉर अपेंड राइट फाइल दिस फाइल, अगेन यहाँ पे दिस फाइल स्पीच मार्क्स में आएगा आपके पास, जो फाइल का नेम है माई एस टी आर। अब क्या होगा, माई एस टी आर रिटर्न ऑन द नेक्स्ट अवेलेबल लाइन, माई एस टी आर की जो भी वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पर आकर नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिख दी जाएगी। इसी तरह से आप यूजर से इनपुट भी मांग सकते हो और अपेंड फाइल को आप लूप में भी लिख सकते हो डाटा उसके ऊपर। अपेंड और राइट के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। चलो, उसके बाद जो है कि कहते हैं अब कुछ खास मेथड्स हैं, जो एक से दो मेथड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्कस करूँ। एक ही मेथड है मेरे ख्याल से, हाँ एक ही मेथड है। वो ये होता है कि डेटा इज रेड इन स्ट्रिंग्स, बिल्ट इन फंक्शंस आप स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप डेटा को कन्वर्ट कर सको। दूसरी बात वो एंड ऑफ फाइल फाइल नेम कमांड जो कि मैंने आपको बताया था, ये फाइल के आखिर तक पहुंचने के लिए होती है। ये तब आप यूज करते हो व्हेन द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल आर अननोन, क्योंकि वैसे तो आप फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो ना, अगर पता है 100 लाइन लिखी हुई है, लेकिन जब आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस ही नहीं पता कितनी है तो उस सूरत में फिर आपको
ये एंड ऑफ फाइल कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो बेसिकली तब तक चलता रहता है जब तक कि फाइल का एंड नहीं आ जाता। उसके बाद ये बेसिकली इसी तरह से लिखा जाता है, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल एनी रीड राइट ऑपरेशन, जो भी आपने काम करना था वो आप करने के बाद आप इधर एंड वाइल कर लेते हो, राइट। वाइल इसी तरह से मैंने रिपीट एंटर के लिए रिपीट रिपीट लिखो, यहाँ पर आपका कोड आ गया, जो भी आपने कोड का काम करना है, और यहाँ पे आ जाएगा until eof this file। याद रहे कि यहाँ पर eof एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि फाइल का आकर आ गया, फॉल्स का मतलब कि फाइल का आकर नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे एक कोड आपका काम का आता है, विच इज काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ फाइल। मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस काम के लिए, कि हमें नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता, लेकिन इसी को इस्तेमाल करते हुए अब हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फाइल काउंट करेंगे। और इसका बड़ा जरूरी सवाल पेपर में आ चुका है एक दफा, जिसने कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स के पसीने छुड़वा दिए थे, जबकि वो बड़ा इजी सवाल था। यहाँ पर क्या आया कि उसने कहा कि आपने लास्ट 3 लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल आउटपुट करानी है। अब जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ टोटल लाइंस तो नोन ही नहीं था, वरना तो हम लास्ट 3 के लिए लूप लगा लेते। अब जब लास्ट से नोन नहीं था, तो अगर आप एंड ऑफ फाइल तक चलाते हो लूप, तो वो सारी लाइंस आउटपुट होंगी। तो उसके तरीके में ये तरीका था कि आप टोटल काउंट कर लेते लाइंस को। अब काउंट करना तरीका अगर स्टूडेंट्स को आता हो तो बताओ, तो इसका मैं बताने लगा हूँ तरीका। आप ओपन करते हो दिस फाइल फॉर रीड मोड में फाइल को खोल लिया। उसके बाद लगाया वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल दिस फाइल, हमने लूप लगाया वाइल लूप में, रीड फाइल दिस एसटीआर। हमने दिस एसटीआर वेरिएबल के अंदर एक लाइन रीड की इस फाइल की, फॉर एग्जांपल ये फाइल थी आपकी, इसकी ये लाइन रीड की, फर्स्ट लाइन रीड हुई, उसको दिस एसटीआर में स्टोर कर दिया। उसके बाद अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, एंड उसके बाद दिस एसटीआर को ब्लैंक कर दिया वापस से। एंड अब ये लूप में चलाते रहेंगे। आपको पता है क्या होगा कि बेसिकली उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, काउंट 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। लेकिन रीड फाइल एंड ऑफ फाइल के बाद तो चलता ही नहीं है। ये बात तो हमने पढ़ी थी कि रीड में जब आप खोलते हो तो वो बेसिकली उसका एंड क्या होता है, लास्ट लाइन तक। तो इस काउंट की क्या वैल्यू आ चुकी होगी यहाँ पर 6। ये दिस एसटीआर बस हम ट्रैश करते जा रहे हैं, इग्नोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है, बेसिकली लाइनें काउंट कर रहे थे सिर्फ। हमने किया, उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया ताकि पॉइंटर वापस अपनी पहली पोजीशन पे चला जाए। काउंट को आउटपुट कर दिया, 6 हमारे पास वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, कि वो जो काउंट वेरिएबल था उसने हमारी टोटल लाइंस गिन के वेरिएबल में सेव कर दी। अब हम उसको आगे फर्दर इन द कोड यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आई, यही मैं दोबारा समझाऊं? सर काउंट का आपने बोला क्वेश्चन आया था कि लास्ट 3 फाइल्स जो है वो लास्ट 3 लाइंस जो है वो आउटपुट करनी है, तो सर जी, इसमें क्या काउंट का उसका क्या होगा वो सूडो क्वेश्चन में आपको उसका? अभी इंशाल्लाह, क्वेश्चन में अभी आपको इंशाल्लाह कराने लगा हूं। अभी पहले सबसे पहला क्वेश्चन है ही वो जो कराऊंगा। अच्छा सर, दूसरी बात कि आपने बोला है कि ई ओ एफ जो है ये फंक्शन है, सर इस फंक्शन को हमें पहले इनिशियलाइज कराना पड़ेगा सब कुछ, या ये ऑलरेडी हुआ होगा, बिल्ट इन होगा सारा ये बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन है, ये गिवन है आपको इंसर्ट के अंदर। एक मिनट, ये गिवन वो? है आपको। ओके। ये बेसिकली काम इसका यूज ही है कि क्योंकि आप फाइल के पॉइंटर को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी तरह से तो आपने पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी ना खुद से, तो वो आप एंड ऑफ फाइल के थ्रू कर सकते हैं। जी, और किसका सवाल था? अच्छा, मूसा कह रहे दोबारा, और अच्छा ये दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है इस कोड के अंदर, किधर गया कोड? बुखारी साहब आपको तो मैंने कराया था पहले, ये आपके नोट्स हैं ये। अच्छा, खैर रिवीजन रिवीजन। जी जी, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि हमने यहाँ पे काउंट करनी है टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑन द फाइल। मैंने ये बात बोली कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, अनलेस हम ये कोड ना लिखें, क्योंकि पेपर में आपको गिवन नहीं होगी, अक्सर अक्सर नहीं बताता, एंड वो स्टूडेंट की काफी हेक्टिक होता है। अब वो क्या कहता है कि ओपन दिस फाइल फॉर रीड। हमने फाइल को रीड मोड में खोल लिया, उसके बाद लगाया वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, ताकि पूरी फाइल रीड हो। हम क्या करेंगे, हम रीड फाइल कमांड इस्तेमाल करेंगे। रीड फाइल कमांड का मैंने बताया था तब रीड होती है जब तक फाइल का एंड ना आ जाए। एंड आ जाएगा तो उसके बाद रीड फाइल कमांड काम नहीं करती है। रीड फाइल दिस एस टी आर के अंदर हमने पहली लाइन रीड करके स्टोर की, और काउंट को कर दिया इंक्रीमेंट बाय 1, कि एक लाइन रीड हो गई है, और उसके बाद उसे ब्लैंक कर दिया।
फिर ये दोबारा से रीड करेगा द नेक्स्ट लाइन, काउंट इंक्रीमेंट होगा 2 की तरफ, और दिस एसटीआर दोबारा से ब्लैंक। फिर ये दोबारा चलेगा और इस तरह से 3, 4, 5 और ये 6 लाइंस ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल रीड हो जाएंगी। ये 6 फाइल लाइंस रीड होने के बाद लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ फाइल आ गया आपका। रीड मोड में मैंने बताया कि एंड ऑफ फाइल एग्जिस्ट करता है, राइट मोड में एंड ऑफ फाइल नहीं होता और ना ही अपेंड में होता है, लेकिन रीड मोड में एंड होता है, द लास्ट लाइन इज द एंड ऑफ फाइल। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया कि फाइल को कर दिया क्लोज, ताकि पॉइंटर हमारा वापस इस पोजीशन पे आ जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करना हो तो हमारे लिए मसला ना हो। एंड उसके बाद हमने कर दिया काउंट को आउटपुट, जिसके अंदर की जो 6 लाइंस थी वो हमारे पास आउटपुट में आ गई। अब समझ में आया ये? जी सर, क्लियर है अब। और मूसा आपको? अच्छा, ये कोड समझ लो, जैसे से मैंने आपको बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च के बारे में कहा था, इसको भी रख लेना। छोटी सी चीज है लेकिन बड़े काम आने वाली है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नहीं, कौन सा किधर गया, क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला। मैं पहले लास्ट लाइन वाला करा दूं ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए। ये देखो, अब वो कहता है अ प्रोसीजर लास्ट लाइन विल। अब एक प्रोसीजर आपने लिखना है लास्ट लाइन के नाम से, जो कि कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? टेक्स द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। टेक्स्ट फाइल का नेम लेगा ये एज पैरामीटर। उसके बाद आउटपुट द लास्ट 3 लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द फाइल। यानी कि लास्ट 3 लाइंस आपने आउटपुट करानी है इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द फाइल। नोट यूज लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स line x, line y, line z to store the 3 lines of the file. You may assume the file exists at least 3 lines. Assumption ये है कि 3 लाइनें तो होंगी ही होंगी, और लाइन x के अंदर लाइन नंबर 1, लाइन y के अंदर 2 और लाइन z के अंदर लाइन नंबर 3। लास्ट 3 लाइंस आपने यहाँ पे स्टोर करनी होंगी। लेकिन अब आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि हमें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इन लाइंस पता नहीं है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। अब इसको मैं यूज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप लिखोगे प्रोसीजर, थोड़ा सा जूम नहीं हो सकता, प्रोसीजर लास्ट लाइंस। अब मैं अगर इसका मार्किंग स्कीम्स में जो एक्चुअल मेथड है जो कि स्टूडेंट्स है उससे ट्रिक के तो आप एक्सपेक्ट किए थे, ये इसका शॉर्टकट मेथड भी है। देखिए, मैं कभी भी नहीं आपको कहूंगा कि आप इस शॉर्टकट मेथड की तरफ जाओ, विच इज दिस। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये पेपर में कभी ज़हन में नहीं आना। सोच ही बैठ जाओगे कि ये कैसे किया जाए, तो इसलिए उस तरीके पर रहो जो मैं बता रहा हूँ। हमने लास्ट लाइन में इसे कहा था पैरामीटर में फाइल नेम आएगा, दिस फाइल डॉट क्या फाइल का उसे कुछ बताया नहीं हो, तो बस दिस फाइल ठीक है यहाँ पर, दिस फाइल। अच्छा, जो फाइल नेम होता है ना वो एक स्ट्रिंग होता है, तो ये बेसिकली दिस फाइल यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये ले रहा था फाइल नेम एज अ पैरामीटर, नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल, तो वो स्ट्रिंग होता है बेसिकली। और ये प्रोसीजर है तो उससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनिशियली अपना लाइन काउंट बना लेते हैं। लाइन काउंट हमने सेट कर दिया 0 पर। उसके बाद अब हम फाइल को रीड मोड में खोल लेंगे। ओपन फाइल, दिस फाइल फॉर रीड। अब मैं सेम वही काम करने लगा जो मैंने वहां पे किया हुआ था। जी सर जी, ये दिस फाइल के साथ .txt नहीं आएगा? नहीं, मैंने आपको बताया था कि txt आना लाजमी कोई चीज नहीं होती है। जिस फाइल के नाम के साथ आपने लगाना है लगा लो, या उससे गिवन हो तो आप लगाते हो, वरना लगाना जरूरी नहीं है। सही। अच्छा, उसके बाद ये कि कहते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी दिस फाइल जो है ये पैरामीटर में लिया गया तो ये वेरिएबल बन गया हुआ है, क्योंकि पैरामीटर में वेरिएबल पास होता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं आता। इस वजह से ही मैंने ये स्पीच बॉक्स पे भी नहीं डाला हुआ। स्पीच बॉक्स में डायरेक्टली नेम आता है, लेकिन अगर वेरिएबल का नेम भी हो, फॉर एग्जाम्पल फाइल नेम का वेरिएबल है यहाँ पर, तो उसके फिर आप स्पीच बॉक्स नहीं डालोगे यहाँ पर। फॉर रीड हमने यहाँ पे डालने के बाद अब हमने क्या लगाना है, लूप वाइल नॉट ईओएफ दिस फाइल। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल हमने लगाया। अब क्या होगा इसके अंदर, हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे लगाएंगे रीड फाइल, दिस फाइल
कॉमा माई str। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, जो लाइन काउंट वेरिएबल था हमारे पास। लाइन काउंट, इसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा बाय 1, और उसके बाद माई str को हम ब्लैंक कर देंगे। ये ना भी करो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि माई str की बेसिकली हम वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं, हमें चाहिए नहीं है वो। सिंपली इग्नोर करने के बाद हमने यहाँ पे की एंड वायर, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज फाइल कर दी, क्लोज फाइल दिस फाइल। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका लाइन पॉइंटर तो अपनी जगह पे वापस चला गया, लेकिन अब लाइन काउंट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी? द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपके पास थी 30, आपकी टेक्स्ट फाइल थी ये, इसके अंदर 30 लाइंस थी, आपने लास्ट 3 लाइंस आउटपुट करनी है। तो इस काउंट में से पॉइंटर को स्किप करना है आपने, क्योंकि अब जब मैं फाइल दोबारा खोलूंगा तो किधर पहुंचा होगा? बेसिकली अभी तक तो किधर पहुंचा था? एंड पे। अब दोबारा फाइल को ओपन करूंगा तो कहां पहुंचेगा? पहली लाइन के ऊपर। तो मुझे अब लाइंस रीड करनी पड़ेगी काउंट -3 तक, ताकि मैं उसी लाइनें स्किप कर सकूं। इसी मेथड से अब लाइनें स्किप की जाएंगी काउंट -3 तक। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल को दोबारा ओपन करेंगे, ओपन फाइल, दिस फाइल फॉर रीड, और अब हम लाइनें स्किप करेंगे। इसकी लाइनें स्किप करने का तरीका ये होगा कि हम इसके ऊपर लगाएंगे रीड फाइल दिस फाइल कॉमा माई str, और फिर उसके बाद माई str को वापस ब्लैंक कर दिया करेंगे, ताकि वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। अब क्या होगा? सॉरी, मैंने तो लूप नहीं लगाया। बेसिकली यहाँ पर आपको बीच में एक लूप भी आना है, इसको तो हम मिटा लें। इधर हम ओपन करेंगे दोबारा से, ओपन फाइल दिस फाइल फॉर रीड, और उसके बाद यहाँ पर हम लूप लगाएंगे कि फॉर काउंट, नहीं बल्कि काउंट वेरिएबल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ और यूज कर लेते हैं। फॉर एक्स 1 to काउंट -3, क्योंकि हमने लास्ट 3 लाइंस छोड़कर बाकी सारी को स्किप करना है ना, वो सारी तो नहीं स्किप कर देनी। इसके बाद हम यहाँ पर लाइनें रीड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट एक्स। अच्छा, अब क्या होगा कि जब आपका ये वाला लूप कंप्लीट होगा तो अब पॉइंटर किधर पड़ा होगा? अब पॉइंटर पॉइंट कर होगा आपकी इस लाइन की तरफ, ये जो थर्ड लास्ट लाइन है। अब इन थर्ड लास्ट लाइनों को आप रीड करके आप कौन से वेरिएबल में स्टोर करना था? लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन सी में। तो अब 3 दफा कमांड लिखी जाएगी, रीड फाइल दिस फाइल लाइन एक्स। अब इसमें थर्ड लास्ट लाइन स्टोर हो गई, पॉइंटर नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएगा, रीड फाइल दिस फाइल लाइन वाई, उससे अगली लाइन आ गई, और अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रीड फाइल दिस फाइल लाइन जी, और लास्ट लाइन आपके पास आ गई इसकी। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल को वापस क्लोज करोगे। याद है, जब भी फाइल को ओपन किया जाता है उसको क्लोज करना जरूरी होता है, वरना आपका कोड क्रैश कर सकता है। क्लोज फाइल दिस फाइल, और यहाँ पर आपके पास एंड प्रोसीजर। इस पूरे कोड के अंदर किसी का कोई सवाल? सर अच्छा, माई str को इनिशियलाइज करवाना है कुछ? जी माई str को आप किसी ब्लैंक स्ट्रिंग के तौर पे करा लें, करना तो जरूरी होगा वैसे यहाँ पे माई str। बाकी वेरिएबल डिक्लेरेशन तो आप जानते ही हैं, वो मैं लिखी नहीं, ताकि टाइम बस थोड़ा बचा सके। ब्लैंक स्ट्रिंग के तौर पे इनिशियलाइज करा दें। बात ये क्योंकि इसके इनिशियलाइज इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि उस वेरिएबल का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो जो मर्जी डाटा वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है वो बेसिकली। ओके।
और किसी का कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि अच्छा सॉरी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ क्वेश्चन, इसका एक बी पार्ट भी है। ये आपसे कहते हैं एल्गोरिथम इन पार्ट ए हैज टू बी अमेंडेड, the calling program will pass a number of lines to be output as well as the name of the text file। यानी कि फाइल का नेम तो पहले भी पैरामीटर में ले रहे थे, अब ये नंबर ऑफ लाइंस भी बताएगा कि आखिरी कितनी लाइन आपने आउटपुट करनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस कुड वेरी फ्रॉम एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 30। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक कोई भी वैल्यूज, अभी तो हमने लास्ट 3 लाइंस लिए किया था ना, अब कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी assumed that the file contains at least a number of lines passed, कि जो नंबर ऑफ लाइंस पास की गई हैं वो एग्जिस्ट करती होंगी। तो अब आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है 3 चेंजेस। सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर प्रोसीजर हेडर चेंज होगा, प्रोसीजर header will be changed and a parameter for number of lines will be added। उसके बाद वो कहते हैं दूसरा आप क्या चेंज ला सकते हो कि बेसिकली आपने यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल लाइन एक्स वाई जी की बजाय, क्योंकि आपने आउटपुट करना है, तो अब आप बेसिकली वो लाइन एक्स वाई जी का वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि यूज अ सिंगल वेरिएबल इन लूप to output lines instead of line x, line y and line z, क्योंकि अब आपने आउटपुट कराना है ना कि स्टोर करना उनको वेरिएबल्स में, इस वजह से आप ये यूज करोगे। और तीसरा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा कि कहते हैं जो आपका यहाँ पे लूप आएगा वो, और क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पे आ जाएगा कि लूप iterates according to the number passed in parameter। कि अभी तो हम यहाँ पे किसके हिसाब से चला रहे थे, अभी हम इसके हिसाब से चला रहे थे जो आपका लाइन काउंट था, उसके बाद मैंने मैनुअली इसको वो एडिट किया था काउंट -3 तक। फिर किस लिए चलेगा, फिर जो पैरामीटर में पास होगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, -3 के बजाय वो जो वैल्यू पास की गई थी वो उतनी लाइन स्किप की जाएंगी, -10 -30 जो भी उससे पास किया गया होगा। एंड ये वाली जो रीड फाइल के बाद हमने जो आउटपुट किया था, इनको आउटपुट एक सिंगल लूप के अंदर उसी दफा जो कि पैरामीटर वैल्यू पास थी उसी दफा उस लूप को आइटरेट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बेसिक थ्योरेटिकल सवाल था जिसमें आपके अपने चेंजेस आइडेंटिफाई करने थे। उसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 है अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 22 का, कि a company has several departments, each department stores the name, email address and the status of each employee in that department in its own text file। all text files have the same format, यानी कि वो अपने मेलिंग एड्रेसेस और नेम और स्टेटस ऑफ ईच एम्प्लॉय जो है वो एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करती है, और तमाम जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स उनके पास हैं वो तमाम की तमाम का फॉर्मेट इसी तरह से होता है। अच्छा याद है कि मैं एक टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर थोड़ा सा इसलिए फोकस रखूंगा ज़्यादा क्योंकि इसके थोड़े से सवाल मुश्किल आते हैं। अभी जो है कि इसके बाद जो मैं सवाल कराऊंगा वो थोड़े से ट्रिकी और मुश्किल भी होंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि employee details are stored as 3 separate data strings on 3 consecutive lines of the file। An example of the first 6 lines of one of the file are shown। यानी कि जो डेटा है आपका वो आपकी फर्स्ट 3 लाइन पे एक एम्प्लॉय का डेटा है। जैसे अगर हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 1 है तो उसका डेटा इन 3 लाइंस के ऊपर पड़ा हुआ होगा। उसके बाद अगले एम्प्लॉय का डेटा इस तरह से पड़ा होगा। क्या सीक्वेंस है ऑफ द एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेटस। पहली लाइन पे नेम, दूसरी लाइन पर ईमेल, तीसरी लाइन पे उसका स्टेटस। स्टेटस क्या है वो हमारा क्या बताया स्टेटस क्या है उसका, स्टेटस ऑफ ईच एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट, मतलब किस पोजीशन पे जॉब कर रहा है।
अच्छा, द प्रोसीजर मेक न्यू फाइल, अब देखो प्रोसीजर मेक न्यू फाइल टेक्स थ्री पैरामीटर्स अ स्ट्रिंग, एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम, अ न्यू फाइल नेम, अ सर्च वैल्यू, अ सर्च स्टेटस वैल्यू। अब काम क्या करेगा, ये तीन पैरामीटर्स तो इससे ले लिए। अब ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली पूरा कोड है आपका, कोड की समरी लिखी हुई है क्या काम करना है, इस समरी को समझना है आपने और यहाँ से काम करना है। क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल नेम, नई टेक्स्ट फाइल बनानी है। ये वही बात है जो मैंने राइट फाइल वाली बात की थी, टेक्स्ट फाइल बनानी है इस नाम के साथ जो गिवन है, इस वाले के साथ। राइट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स इन द न्यू फाइल where the employee status is not equal to the search value status, जो सर्च वैल्यू स्टेटस के अलावा की जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर की पोजीशन की बात हो रही होती, तो उनके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो उनका स्टेटस जिनका एचआर नहीं है, उन सबको उठाकर इस फाइल से रीड करना है और इस फाइल में राइट कर देना है। काउंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स दैट वर इन द ओरिजिनल फाइल, सेट ऑफ एम्प्लॉयज की तरह मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइंस जितनी आपने रीड करके वहां राइट की, वो आपके सेट ऑफ एम्प्लॉयज कंसिडर होगा। देखिए आपने जब 3 लाइंस रीड करके 2 कॉपी हो गई तो एक सेट ऑफ एम्प्लॉय पूरा हुआ आपका। काउंट द नंबर ऑफ सेट ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स दैट वर रिटन टू द न्यू फाइल, यानी एक आपने बताना है जो ओरिजिनल फाइल में कितने थे और एक बताना है कि नई फाइल में कितने लिखे गए। एंड आउटपुट अ समरी, उसके बाद उसकी समरी आउटपुट करनी है, समरी का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। फाइल मार्केटिंग कंटेन्स 54 एम्प्लॉय डिटेल्स, 52 employee sets of details were written to the file new marketing list। ओल्ड फाइल का नाम, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज का डेटा था और नई फाइल के अंदर कितने एम्प्लॉयज का डेटा लिखा गया, ये आपने इस तरह से एक समरी इसकी आउटपुट करनी है। सवाल के अंदर किसी के कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर न्यू मेक न्यू फाइल। अच्छा, मेक न्यू फाइल का प्रोसीजर का क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमारे पास कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा तो एक प्रोसीजर है। अच्छा, प्रोसीजर से मेंशन किया हुआ वैसे, प्रोसीजर मेक न्यू फाइल, पैरामीटर में क्या लेगा ये, पैरामीटर में से बताया था ओल्ड फाइल का नाम, नई फाइल का नाम और उसका स्टेटस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओल्ड फाइल, न्यू फाइल, और तीसरा यहाँ पे उससे क्या बताया हुआ था, स्टेटस। सर्च वैल्यू। हाँ, तो उससे बेसिकली यहाँ पे सर्च वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, ये तीनों क्या होंगे बेसिकली, क्योंकि तीनों दो फाइल के नेम्स हैं और एक उस फाइल का डाटा है, तो ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, स्ट्रिंग। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हम फिलहाल इसमें एक वेरिएबल्स क्या यूज होंगे वो हम बाद में देख लेते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स एक होने हैं, तो जो कि बेसिकली एक ओल्ड फाइल के टोटल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास ओल्ड फाइल रिकॉर्ड है जिसको इनिशियली हम सेट करें 0 पर, और न्यू फाइल रिकॉर्ड कि कितने दफ़ा उस पर कॉपी किए गए, वो रिकॉर्ड जो कॉपी किए गए वो दोनों भी 0 है, अभी तक कुछ भी कॉपी नहीं हुआ, ना हमने ओरिजिनल ही गिने हैं ना नए के। अब पुरानी फाइल जो थी उसको रीड मोड में खोलेंगे और नई फाइल को करना है राइट मोड में, क्योंकि फाइल क्रिएट भी करनी है ना। तो ओपन फाइल, इसको अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ओपन फाइल, ओल्ड फाइल फॉर रीड, क्योंकि इसमें से डाटा रीड करना है और नई फाइल क्योंकि क्रिएट भी करनी है, तो उसके लिए ओपन फाइल, न्यू फाइल फॉर राइट, तो इसको हमने राइट मोड में खोल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे डाटा कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, ओल्ड फाइल का सारा डाटा रीड करना है। तो इधर हमारे पास लूप क्या लगेगा, अगर मैं इधर आ जाऊं, इधर लगेगा आपका while not eof old file, while not end of file old file लगाया जाएगा। अब क्या करना है, हमने 3 लाइनें रीड करनी है। 3 लाइनें रीड करने का तरीका क्या होगा,
कि इधर हम लगाएंगे रीड फाइल, ओल्ड फाइल, जो उसका क्या है यहाँ पे बेसिकली इसका वेरिएबल बना देंगे, एक नेम है, एड्रेस है, स्टेटस है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं नेम, रीड फाइल, ओल्ड फाइल, उसका ईमेल और रीड फाइल, ओल्ड फाइल, आपका स्टेटस। ये तीन हमने रीड कर लिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमें पता चला गया कि ओल्ड फाइल का एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ये तीनों लाइंस रीड हुई हैं, ये तीनों लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई हैं, तो इसका मतलब कि एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो इधर हमारे पास ओल्ड फाइल रिकॉर्ड की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि क्या ये स्टेटस उस पैरामीटर में भेजी हुई स्टेटस की इक्वल है। इफ स्टेटस इज इक्वल टू, नहीं नॉट इक्वल टू देखना था या मेरे ख्याल से इक्वल टू देखना था, नॉट इक्वल टू था। हाँ, नॉट इक्वल नॉट टू इक्वल। सॉरी। हाँ, तो अगर इफ स्टेटस इज ये कैसे क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू सर्च वैल्यू, देन आपने इसको नई फाइल में लिख देना है। इधर लिखा जाएगा राइट फाइल, न्यू फाइल, नेम, उसके बाद हम इसे लिखेंगे राइट फाइल, न्यू फाइल, ईमेल, उसके बाद इधर आ जाएगा राइट फाइल, न्यू फाइल, स्टेटस। ये तीनों लाइंस आपके न्यू फाइल में आ गई। और अब इधर आ जाएगा आपके पास न्यू फाइल रिकॉर्ड को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। न्यू फाइल रिकॉर्ड को हम इधर इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। जब आपका ये काम हो गया तो उसके बाद हम यहाँ पे से करेंगे एंड इफ, और लूप को भी एंड कर देंगे। एंड इफ, यहाँ पे आ गया आपके पास एंड वाइल, और जो कॉपीइंग वाला काम था आपका वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी थी। आउटपुट स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट था, फाइल, फाइल का ओल्ड फाइल का नाम, ये आपकी क्या है, ये ओल्ड फाइल है, कंटेन्स, ये आपका ओल्ड काउंट है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये आपका न्यू काउंट है, न्यू काउंट एम्प्लॉय सेट्स ऑफ डिटेल्स वर रिटर्न टू फाइल, न्यू फाइल, ये आपको फॉर्मेट है। तो इसको यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से, आउटपुट फाइल कॉमा ओल्ड फाइल कॉमा कंटेन्ड ओल्ड फाइल काउंट, सॉरी इसके ब्रैकेट, ओल्ड फाइल काउंट एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद क्या था, उसके बाद था ये, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो ये तो दोबारा से आउटपुट लिखा जाएगा आपका आउटपुट। सर ओल्ड फाइल काउंट या ओल्ड फाइल रेक? हाँ सॉरी वही, मैं अपने हिसाब से चलना शुरू था, ओल्ड फाइल रिकॉर्ड। उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आउटपुट न्यू फाइल रिकॉर्ड एम्प्लॉय सेट ऑफ डिटेल्स, set of details
were copied to file, सॉरी ये यहाँ पे है, कौन सी फाइल है आपकी, न्यू फाइल। यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया और यहाँ पे सिंपली आपके पास आ जाएगा एंड प्रोसीजर। फाइल्स के अंदर जो सवाल है मैं इसलिए करा रहा हूँ ज़्यादा इसको क्योंकि ये अपनी तरफ से तो ट्विस्ट करके देता है लेकिन ये ज़्यादा ट्विस्टेड होते नहीं है। जो वेरिएबल्स डिक्लेयर है वो आप कर सकते हो, उससे मैं इतना बेसिक काम नहीं करके दिखाने वाला क्योंकि मैंने अभी और भी सवाल कराने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसमें से किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले, बाकी के इसमें किस चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हो। इसकी मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर से बताया हुआ है कि इसने प्रोसीजर हेडिंग एंड एंडिंग इंक्लूडिंग पैरामीटर्स, ओपन ओल्ड फाइल फॉर रीड एंड न्यू फाइल फॉर राइट सब्सिक्वेंटली, क्लोज बोथ फाइल्स, conditional loop until end of file, read 3 lines, compare third line with status, uh, count number of set of details and those written in a loop, uh, final output including both count and file names with a suitable text after the loop. Note, both counts must have been declared and initialized. ये आपके पास पीछे कोड बन रहा है। वेरिएबल डिक्लेरेशन तो आप जानते ही हो यहाँ पे किस तरह से की जाती है। ये लाइन 1 2 3 आपकी स्ट्रिंग्स होंगे, बाकी आपके ये दोनों काउंट्स जो हैं ये आपके इंटीजर्स होंगे। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? क्लियर सर। अच्छा, वो खान साहब भाग गए, चलो मर्जी उसकी। उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर वो कहते हैं alternate format could be used for storing the data, a text file will still be used, describe the alternate format। कि यहाँ पर आपके पास alternate format क्या होगा कि आप text file के अंदर ही all three records can be stored on in the single line, all three items can be stored in one line। अब वो कहते हैं कि इसके इस alternate format के advantages और disadvantages बताएं। बेनिफिट क्या होगा कि fewer lines in file, fewer lines in file, और डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज कॉम्प्लेक्स। अभी तो इसने ये सवाल एक मासूमाना सवाल था जिसके अंदर सारे तीनों रिकॉर्ड सेपरेट लाइन पे लिखे हुए थे। अब जो हम सवालात की तरफ जाने वाले हैं उसके अंदर जो लाइन है वो सारी चीजें एक ही लाइन के ऊपर लिखी हुई होंगी एंड उसकी सेपरेशन के सवाल आपको बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। इसके अंदर अगर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से डायरेक्ट फोकस सवाल की तरफ चले जाना चाहिए, हमें देखते हैं आगे सब फोकस होता है या नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है अ स्टूडेंट इज डिजाइनिंग, एक मिनट रिकॉर्डिंग बेकार है, मेरा लैपटॉप ना उस वक्त ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा हीट अप होकर बंद हो गया था मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या है। टीचर इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल सिंटैक्स चेक्स ऑन प्रोग्राम्स written by students. Student program are submitted as text files which are known as project files. A project file may contain blank lines. वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है, एक टीचर जो है एक प्रोग्राम डिजाइन कर रही है जो कि सिंपल सिंटैक्स चेक कर रही होगी स्टूडेंट के प्रोग्राम कोड्स के ऊपर। वो प्रोग्राम कोड्स वो एक टेक्स्ट फाइल की सूरत में भेजेंगे जिसको कि प्रोजेक्ट फाइल्स कहा जाता है। A project file may contain blank lines, उसके अंदर खाली लाइंस भी होती हैं ऑफ कोर्स क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसके अंदर नीटनेस के लिए ना लाइंस छोड़ना एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। The teacher has defined the first program modules as follows. Check file takes the name of an existing project file as a parameter of type string. वो एक ऐसी टेक्स्ट फाइल लेगी जिसका के नाम जो है फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगा और रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज वैलिड, वो रिटर्न कर देगा ट्रू इफ इट्स वैलिड। अब उसकी वैलिडिटी का क्या केस है, इट कंटेन्स एटलीस्ट 10 नॉट ब्लैंक लाइंस अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कि उसकी जो उसके अंदर उस टेक्स्ट फाइल की तरह अगर 10 लाइनें ऐसी हैं जो ब्लैंक नहीं है, कुछ भी बकवास याद भी बेशक पर लिखी हुई हो, लेकिन अगर वो खाली नहीं है तो वो फाइल आपकी वैलिड कंसिडर की जाएगी। राइट प्रोसीजर फॉर द मॉड्यूल चेक फाइल, सिंपल काम है, एंड ऑफ फाइल से कोड लगाना है, 10 लाइनों को चेक करना है, उसके ऊपर डेटा लिखा हुआ है, इस बात को उसे 7 नंबर दिए हैं। मैं इसलिए टेक्स्ट फाइल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल बच्चों वाला होता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल रीडिंग जो होती है ना
वो खुद बहुत मार सकती थी, जो ओपन फाइल रीड फाइल वाला काम होता है ना। पाइथन में भी जब आप जाएंगे पेपर फोर के अंदर, तो आप देखेंगे कि खाली राइट फाइल को रीड करने का और उस काम का वो सवाल जो कि उससे 20-21 नंबर का दिया हुआ होता है, उसमें 7 से 8 नंबर खाली फाइल रीड करने के होते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट फाइल के इस काम के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। मुफ्त के नंबर आ रहे हैं इधर। आपने क्या करना है, इधर अपने फाइल को रीड करना है फॉर द टिल अंटिल एंड ऑफ फाइल। कब तक? जब तक कि आपकी पहली की पहली सॉरी, आपको ऐसी 10 लाइन जब तक आपको मिल जाती हैं कि उस पर डाटा लिखा हो। और अगर एंड ऑफ फाइल आपको रीच हो जाते, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि और आपका 10 का काउंट पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि फाइल आपकी इनवैलिड है। क्या कोड लिखा जाएगा यहाँ पर? अब ये क्या है कि इससे बताया हुआ है कि रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। इधर आ जाएगा आपके पास। वापस अपने इस पेन पे चलते हैं। फंक्शन चेक फाइल, और उसके बाद फाइल नेम पैरामीटर में आएगा। फाइल नेम which is a string and it returns a boolean value, returns boolean। अच्छा, उसके बाद इधर जो है कि कहते हैं हम कुछ वेरिएबल, इधर गया, इधर वेरिएबल क्या आपके डिक्लेयर किए जा सकते हैं, तो वेरिएबल को बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे लाइंस काउंट करनी है, तो इधर हम काउंट एक सेट कर देते हैं अपना इनिशियलाइज 0 पर, और वैलिडिटी जो कि हमने रिटर्न करनी है उसको भी हम अभी फॉल्स को सेट कर देते हैं। इसके अलावा क्या वेरिएबल हो सकता है आपका? हाँ, दिस लाइन वेरिएबल, जिसके अंदर क्या हम लाइन, तो दिस लाइन एक ब्लैंक स्ट्रिंग पर आप इनिशियलाइज कर दो। अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद इधर लूप लगेगा दो कंडीशन के साथ, while not end of file and इधर क्या लगेगा आपका सर इससे पहले फाइल ओपन नहीं करेंगे इससे पहले? जी सही बात है, थैंक यू। इधर फाइल ओपन किया, ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर रीड, और इधर आप फाइल का नेम भी डालोगे साथ, थैंक यू। इधर आपके पास आ जाएगा फाइल नेम एंड काउंट इज लेस देन 10, क्योंकि जैसे वो काउंट 10 पे होगा आपको इस पे एग्जीक्यूट कर देना। इधर आपका लगेगा कोड कि नहीं, बल्कि इधर आप वो फ्लैग ही यूज कर लो अपना, क्योंकि बाद में इशू करेगा ये। इधर हम वैलिड को कर देते हैं फॉल्स। इधर हम एक लूप लगाएंगे कि रीड फाइल, फाइल नेम, कॉमा दिस लाइन। दिस लाइन हमने रीड कर ली। अब दिस लाइन को चेक करेंगे कि इफ दिस लाइन इज नॉट इक्वल टू अ ब्लैंक लाइन। ब्लैंक लाइन क्या होती है? ये दो स्पीच मार्क्स, इसके दरमियान में कोई अपने स्पेस भी नहीं देने का था, ठीक है, बस पता चले कि दो डिफरेंट स्पीच मार्क्स लगे हुए, ज्यादा स्पेस नहीं देनी, वरना वो समझ जाता कि स्पेस कर रहा है। ये आपने इस तरह से लिखना है, नॉट इक्वल टू स्पेस लाइन, देन सॉरी ब्लैंक ब्लैंक स्ट्रिंग, यानी कि वो लाइन ब्लैंक नहीं है, दिस लाइन वेरिएबल ब्लैंक नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1, काउंट प्लस 1 करोगे, और इधर आपकी दूसरी स्टेटमेंट लगेगी कि इफ काउंट इज इक्वल टू 10, देन आप क्या करोगे कि अगर काउंट 10 तक पहुंच गया है, तो आप अपने वैलिड को कर दोगे ट्रू। ऑटोमेटिकली आपका लूप भी रुक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल वैलिड है। इस वाले का एंड एफ करेंगे, इस वाले का भी आप एंड एफ करोगे, और उसके बाद इस वाले का एंड वाइल आ जाएगा यहाँ पर। और अब आपने रिटर्न क्या कर देना है, अपनी फाइल को पहले क्लोज करना है, क्लोज फाइल, फाइल नेम
उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे। जी बताएं। सर इफ काउंट इज इक्वल टू 10 किया हुआ है सर, इसका मतलब कि सर अगर लाइंस मतलब टोटल एम्प्टी लाइंस 10 होगी सिर्फ तब ही ट्रू होगा, या लाइंस 10 से ज्यादा होगी? उधर कोड में ये नहीं था कि लाइंस अगर 10 से ज्यादा होगी तब ट्रू होना चाहिए? 10 या 10 से एटलीस्ट 10 नॉन ब्लैंक लाइंस। हम यहाँ पे चेक करें कि ये लाइन अगर नॉन ब्लैंक नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, जी नॉट जी इक्वल टू ब्लैंक लाइन। तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करें, जैसे ही काउंट 10 पे पहुंचा, चलो आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर लो, वो कोई मतलब है, जी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर लो। लेकिन बात ये कि जैसे ही 10 पे पहुंचेगा, ऑफ कोर्स ये काउंट तो इंक्रीमेंट बाय 1 ही हो रहा है, तो जैसे ही 10 पे पहुंचेगा कोड आपको रुक जाए, तो वो ग्रेटर देन वाली केस अभी यूज नहीं होगा। कर लो आप, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो ग्रेटर देन वाला ओके केस कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही काउंट 10 पे पहुंचेगा, आप वैलिड को कर दोगे ट्रू, इधर वैलिड वाली फ्लैग लगा हुआ है, ये इसको ट्रू पे कर देगा, ये कोड ही रुक जाएगा उसके बाद। तो सिंपली उसका वो ग्रेटर देन वाली चीज नहीं आएगी, लेकिन लिख सकते हो, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, लिख सकते हो उसमें। और ओके सर। एज ए गुड प्रैक्टिस वैसे यही बात ठीक होती है कि क्योंकि आप यू आर नॉट श्योर कि टोटल लाइंस कितनी है, क्योंकि हम सारी लाइंस तो काउंट नहीं कर रहे, तो ठीक है, इसी तरह कर लो आप। रिटर्न आपने कर दिया वैलिड, उसके बाद जो है कि कहते हैं इधर आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। फाइल जब भी ओपन होगी वो क्लोज भी होगी साथ साथ। उसके अलावा जो है कि कहते हैं हमने कंपैरिजन किया कि अगर दिस लाइन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, काउंट को इंक्रीमेंट किया। काउंट जैसे ही आपका 10 या 10 से ज्यादा गया, हमने वैलिड को कर दिया ट्रू, और उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया अपनी वैलिड का वेरिएबल। अगर नहीं गया होगा तो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? कोई सवाल नहीं है? ये हमारे पास इसका कोड। बुखारी साहब आपका फ्रेंड किधर भाग गया? अच्छा, मुझे भी ये लग रहा है। अल्लाह ना करे मैं मुझसे बात कर रहा था। इसके बाद जो कहते हैं यहाँ पर वो कहता है कि फर्दर मॉड्यूल्स हैव बीन डिफाइंड एज फॉलोज। दो मॉड्यूल्स और डिफाइन किए गए हैं। चेक लाइन takes a line from the project file as a parameter of type string, returns 0 if the line has blank or contains no syntax error। वो एक लाइन लेता है टेक्स्ट फाइल के अंदर से, और अगर वो ब्लैंक है या उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो वो रिटर्न कर देता है 0। अदरवाइज रिटर्न्स एन एरर नंबर एज एन इंटीजर। वो कोई एक एरर नंबर देगा कि इसमें एरर नंबर 1 है, एरर नंबर 2, वो कौन सी एरर नंबर होती है वो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें नहीं पता, वो उस फीचर को पता है कि वो वाला एरर नंबर आपको रिटर्न करेगा। नंबर ऑफ एरर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। दूसरा कोड है एरर काउंट, टेक्स टू पैरामीटर्स, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल एज स्ट्रिंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स एज एन इंटीजर, कि वो कितनी आपकी मैक्सिमम एरर्स एक्सेप्टेबल हैं। यूज चेक फाइल टू टेस्ट द प्रोजेक्ट फाइल, आउटपुट एन एरर मैसेज एंड एंड्स इफ द प्रोजेक्ट फाइल इज नॉट वैलिड। पहले चेक फाइल जो हमने ऊपर बनाया था उसको कॉल किया जाएगा, ये देखने के लिए आपकी फाइल वैलिड तो नहीं, इनवैलिड तो नहीं। अगर इनवैलिड है तो आपको कोड रुक जाना चाहिए बस एरर मैसेज देखकर। उसके बाद अगर वो वैलिड है तो चेक लाइन आपने कॉल करना है ऑन ईच लाइन, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ एरर्स काउंट करनी है। एंड उसके बाद देखना है कि अगर वो वार्निंग मैसेज देना है, अगर नंबर ऑफ एरर्स जो है आपकी मैक्सिमम नंबर से एक्सीड कर गई हैं, तो फिर आपने एक वार्निंग मैसेज भी देना है। आपने दो मॉड्यूल करने, पहले चेक करना है फाइल वैलिड है या नहीं, फिर हर लाइन को चेक करना है, उसकी एरर्स देखनी है। उसके बाद आपने बताना है कि भाई इस कोड में इतनी एरर्स हैं। अगर वो एक एक्सीड कर गई है उस मैक्सिमम एरर से, तो बताना है कि भाई अब आपका मैक्सिमम काउंट एक्सीड कर गया है और एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए अंदर ये कहता है कि काउंट एरर्स इज कॉल्ड टू चेक द प्रोजेक्ट फाइल gim01 prog.txt and to stop if more than 20 errors are found, राइट pseudocode स्टेटमेंट फॉर दिस कॉल। इस कॉल की pseudocode स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी? जब आपने प्रोसीजर कॉल करना होता है तो इस तरह से लिखा जाता है कॉल, क्योंकि ये आउटपुट करे, जब प्रोसीजर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं आप कॉल
count errors, gem01 prog.txt, कॉमा 20। बस इससे आपका वो सूडो कोड कॉल लिखी गई। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे कि राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल काउंट एरर्स, assume check file and check line have been already written and can be used in your solution। ये दोनों मॉड्यूल्स पहले से लिखे हुए हैं, और ये तो हमने खुद ही लिखा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं भी लिखा गया तभी उसने आपको इस बात में माफ कर दिया कि आप इसको आगे यूज कर लें। और चेक लाइन पैरामीटर भी जो वो मॉड्यूल है वो आपके लिए लिख दिया गया है। अब आप कौन सा यूज करोगे, सिर्फ काउंट एरर्स आपने लिखना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर प्रोसीजर काउंट एरर्स, पैरामीटर में एक आपके पास क्या आएगा, फाइल नेम, दिस फाइल विच इज स्ट्रिंग, कॉमा दूसरे आपके पास जो है उसकी मैक्स एरर वैल्यू, मैक्स एरर विच इज एन इंटीजर। अब उसके बाद जो है वो कहता है कि आपने एरर्स काउंट करनी होंगी इसमें। तो सबसे पहले हम इधर एक एरर काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एरर 0। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ चेक फाइल, उससे कहा कि चेक फाइल आपने जो हमने ऊपर किया था उसको हमने यहाँ पे यूज करना है, चेक फाइल दिस फाइल इज इक्वल टू, चेक फाइल क्या आप क्या रिटर्न कर रहा था यहाँ पे, ये हमें ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था ना। तो वैलिड फाइल के लिए इनवैलिड के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फाइल आपकी इनवैलिड है इज इक्वल टू फॉल्स, तो आपने यहाँ पर देन वार्निंग मैसेज आउटपुट करके कोड एंड कर देना। देन आउटपुट प्रोग्राम फाइल इज इनवैलिड, वरना एल्स यहाँ पे चलेगा, एल्स आप फाइल को रीड मोड में खोलोगे, ओपन फाइल दिस फाइल फॉर रीड, आपने इसको रीड मोड में खोला। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, लूप वाइल, लगाएंगे। हाँ वाइल आपका जो एरर्स हैं, एरर्स आर लेस देन और इक्वल टू जो मैक्स एरर उसने अलाउ की हुई थी उस तक हैं, या फिर आपके पास मैक्स एरर और नॉट ईओएफ, जब फाइल का एंड नहीं आ जाता जब तक दिस फाइल, हो सकता है सारी फाइलों से ठीक बनाई हो। तो क्या होगा उसके लिए, आप यहाँ पे फाइल को रीड करोगे, रीड फाइल दिस फाइल कॉमा दिस लाइन, दिस लाइन वेरिएबल के अंदर आपके पास लाइन आ गई। उसके बाद अब आपने एरर चेक करने के लिए क्या करना है, इधर आप डाल दोगे दिस एरर वेरिएबल में, इसको आप असाइन करोगे, क्या आपके पास था चेक लाइन, चेक लाइन दिस लाइन, हमने दिस लाइन को चेक किया, उसकी एरर इसमें डाल दी। अगर वो एरर 0 के इक्वल नहीं है, इफ दिस एरर इज नॉट इक्वल टू 0, देन आपने क्या करना है, आपने अपना एरर काउंट इंक्रीमेंट कर देना है, जो कि बेसिकली जिसका नाम आपने एरर्स रखा हुआ था, एरर्स एरर्स प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड इफ, यहाँ पे आ गया आपके पास एंड वाइल। उसके बाद इससे क्या कहा था कि आउटपुट द नंबर ऑफ
output number of errors or a warning message if the maximum number of errors is exceeded. अच्छा, अब क्या करना है कि अच्छा यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, मैंने शायद लाइंस कम कॉपी पेस्ट किए हैं, ऐसा चक्कर होगा। देखते हैं, इधर आ जाएगा कि इफ जब ये कोड टर्मिनेट हुआ आपका, ये कोड जब आपका टर्मिनेट हुआ तो इसलिए इसी कंडीशन के साथ चेक करेंगे कि इफ EOF दिस फाइल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि एंड नहीं आया था, कोड पहले से टर्मिनेट हो गया, देन क्या होगा, मतलब ये कि आपकी बहुत ज़्यादा एरर्स थी, यानी कि वो फिर आपके ये वाली वैल्यू ट्रू हुई थी, ये वाली अभी फॉल्स ही थी, ये वाली ट्रू हो गई थी। अगर ये वाली, देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आउटपुट करोगे, आउटपुट टू मैनी एरर्स, एल्स आप आउटपुट करोगे नंबर ऑफ एरर्स, आउटपुट देयर वर कॉमा एरर्स कॉमा नंबर ऑफ एरर्स, वो काउंट जो एरर्स का था वो आपका यहाँ पर आउटपुट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, और यहाँ पर लग जाएगा आपका एंड प्रोसीजर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर एक दफा दोबारा समझा दें। अच्छा जी, और कौन कुछ कह रहा था? जी सर, क्लोज फाइल करनी है यहाँ पे एंड पे। जी करनी थी, मुझसे मिस हो गया। फाइल इधर आप क्लोज करोगे, किधर क्लोज करोगे, इधर क्लोज करोगे, तो यहाँ पर जो है ना इस वाले पॉइंट पे आके, क्योंकि वो एंड ऑफ फाइल कंडीशन भी चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्लोज फाइल कर दो यहाँ पे, ठीक है। जी सर, और ये लूप जहाँ पे लगा है वाइल वाला, इससे आगे एक दफा रिपीट समझा दें जरा। मैं पूरा समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर काम ये हो रहा था कि सबसे पहले हमने काउंट करनी थी इसकी एरर्स, तो हमने एरर काउंट इनिशियली सेट कर दिया 0 पे, ये हमारा एरर्स जिसका वेरिएबल है, ये हमारा एरर काउंट है। उसके बाद हमने किया चेक फाइल दिस फाइल, अगर ये फॉल्स आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब ये कि फाइल ही इनवैलिड है, सिर्फ से तो आगे काम करने की जरूरत ही कोई नहीं है, उसमें इतनी लाइंस ही नहीं है। उस केस में आप यहाँ पे करोगे आउटपुट प्रोग्राम फाइल इज इनवैलिड, और बस आपका काम खत्म। वरना एल्स पार्ट पे चलेगा आपका, ओपन फाइल की जाएगी आपकी, फिर उसके बाद लगाया जाएगा कि while errors are less than equal to max error, यानी कि जो मैक्स एरर पैरामीटर था कि 20 एरर्स जैसा फॉर एग्जांपल अलाउड हैं, वो जब तक काउंट से कम है तब तक ये आप एरर चेक करते रहो, या फिर आपका फाइल का एंड ना आ जाए। ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। फाइल को रीड किया, उसके अंदर से लाइन निकाल ली, दिस एरर के अंदर इसकी चेक की, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये कि उसमें कोई एरर एग्जिस्ट करती है, एरर नंबर उसका उसने बताया था कि ये बता रहा होता है नंबर ऑफ एरर, कि एरर नंबर 1 है, एरर नंबर 2, उससे डिफरेंट नंबर से एरर्स एसोसिएट की हुई है, कि जैसे एरर नंबर 1 होगी सिंटैक्स एरर, नंबर 2 होगी वेरिएबल एरर, इस तरह से इसने किया है। तो अगर उसके अंदर दिस एरर इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, तो उसके बाद आपने एरर काउंट इंक्रीमेंट कर देना बाय 1, और उसके बाद अपना इफ एंड कर देना है, एंड वाइल आ गया तो आपकी एरर्स यहाँ पे काउंट हो गई। उसके बाद आपको चेक करना है, अगर आपको ये वाली कंडीशन नहीं समझ आती तो इस कंडीशन की जगह आप ये लगा लो कि इफ जो एरर्स थी, एरर्स आर ग्रेटर देन मैक्स एरर, अगर ये वाला केस है कि एरर्स आपकी ज्यादा हो गई हैं, तो आउटपुट करना है आपने टू मैनी एरर्स, वरना आप आउटपुट करोगे देयर वर एरर नंबर्स ऑफ एरर। उसके बाद फाइल को क्लोज किया, प्रोसीजर को यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है। ओके सर। जी अब्दुल्ला, आपके लिए भी। जी सर। और इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ये आपके पास चेक फाइल का कोड है, और ये आपके पास कोड है इसका, इसको एक सेकेंड आप लोग देख लें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि ये जो मैंने कॉल वाली बात लिखी थी, इसका क्या मतलब है। बेसिकली जो प्रोसीजर होता है
वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो बस कोई काम करता है रुक जाता है। वो वैल्यू आउटपुट कर रहा हो या वैसे वो कोई काम करता है, बस जैसा वो वेरिएबल्स के अंदर लाइन स्टोर कर रहा था, बस प्रोसीजर आपका बस काम करके रुक जाता है। तो प्रोसीजर के लिए लिखा जाता है आपका कॉल, कॉल प्रोसीजर नेम और उसके पैरामीटर्स। लेकिन जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन हमेशा हमेशा वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो उसके केस में आप कॉल नहीं लिखते। अगर वो फंक्शन होता काउंट एरर्स फॉर एग्जांपल, तो आप इधर एक वेरिएबल बनाते, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता था, वो वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, और उसका असाइन करते काउंट एरर्स। यहाँ पर आपके पास फाइल नेम कॉमा 20, इस तरह से आपका अगर काउंट एरर्स एक फंक्शन होता तो फिर इस तरह से लिखा जाता। लेकिन क्योंकि इस केस में ये प्रोसीजर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल लिखा। प्रोसीजर के लिए लफ्ज कॉल आता है, फंक्शन के लिए लफ्ज यहाँ पर इस तरह से असाइनमेंट की जाती है फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू के स्टोर करना होता है ना बेसिकली, तो उसके एक वेरिएबल में रख के स्टोर किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि अ प्रोसीजर क्रिएट फाइल्स टेक्स टू पैरामीटर्स, a string representing a file name and integer representing the number of files to be created। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ऑल्दो ये बहुत इजी है वैसे, और मेरे ख्याल से शायद इतना मार्क्स का भी नहीं था, पता नहीं कितना मार्क्स है, 6 मार्क्स है, तो थोड़े भी नहीं है। लेकिन ये वैसे रिलेटिवली इजी है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ट्रिकी किया है भाई यहाँ पे। उसने क्या कहा है भाई कि आपको 2 पैरामीटर्स पास किए जाएंगे, a string representing a file name and a number representing number of files to be created। कितनी फाइल्स क्रिएट करनी है आपने। The procedure will create a number of text files specified, जितनी इससे पैरामीटर में आई हुई है उतनी फाइल्स बनानी है। Each file is given a different name, सब फाइलों का नाम डिफरेंट होगा। Each file name is formed by concatenating the file name with the suffix based on the file number, यानी file name file number, the suffix is always a 3 characters। For example, the call create file test data 3 would result in creation of 3 text files, testdata.001, testdata.002, testdata.003। 3 इस तरह से फाइल्स क्रिएट हुई जिनके के एंड वाली चीजें डिफरेंट कर रही हैं। अब वो कहता है each file will contain a single line, for example testdata002 will contain the string this is the file testdata002, यानी कि आपने वो जो टेस्ट फाइल का नाम था वो ही उसके अंदर एज अ पहली लाइन लिखना भी है। The pseudocode for create files assume both parameters are valid and the integer values between 1 and 999 inclusive। कि ये रेंज जो है आपकी assumption है कि इससे बड़ी रेंज आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पे जो सवाल आपको आया है ये काफी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली सोचने में। सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी है और उसका एक सफिक्स क्रिएट करना है। सफिक्स क्या है बेसिकली 3 कैरेक्टर्स का सफिक्स, जो कि बेसिकली वो नंबर ऑफ फाइल बता रहा है कि उस नाम की कितनी भी फाइल है ये, एंड उसके बाद वही नाम जो फाइल का है वो अपने फाइल के अंदर लिखना भी है। तो नाम क्रिएट करना इज एक्चुअली द डिफिकल्ट थिंग। तो यहाँ पर आपके पास प्रोसीजर है प्रोसीजर क्रिएट फाइल, जिसके पैरामीटर में आपके पास आ जाता है उसने कहा हुआ था नेम विच इज अ स्ट्रिंग, एंड उसके बाद उसने बताया था उसका काउंट विच इज एन इंटीजर। अब इसके बाद हमने उसका नाम क्रिएट करना है। नाम क्रिएट करने का तरीका ये है कि उसने कितनी फाइल्स बताई हुई थी, इधर हम लूप लगाएंगे
फॉर आपके पास इधर क्या चल सकता है काउंट के अंदर, फाइल नंबर, बेसिकली फॉर फाइल नंबर 1 to काउंट। अब फाइल नंबर किस तरह से बनाया जाएगा, इधर आप बेसिकली जो सफिक्स पार्ट है, क्योंकि वो भी एक नेम का स्ट्रिंग है, नेम भी स्ट्रिंग है ना, तो सफिक्स जो उसका होगा, जो डॉट के बाद वाली वैल्यू थी वो भी आपका एक है, तो पहले सफिक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली सफिक्स क्या होगा, सफिक्स आपका होगा num to str। अगर आप इंसर्ट के फंक्शन में जाकर देखें तो num to str क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ स्ट्रिंग वैल्यू। किधर गया num to str, इसको इंटीजर वैल्यू दी या डेसिमल वैल्यू दी तो उससे उसका क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। उसके बाद अब हमने इसके आगे जीरोस भी तो लगाने होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर ये फाइल नंबर 1 है तो 001 लगना है, लेकिन अगर ये फाइल नंबर 15 है तो एक जीरो लगेगा, और अगर ये फाइल 700 होती तो फिर तो कोई भी जीरो नहीं लगने थे। अब क्या किया जाए, इसका एक तरीका है, हम इसकी लेंथ जानते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमेशा 3 है। अब इधर कोड लगाया जाएगा आपका वाइल, या इधर आप लगाओगे रिपीट, रिपीट लगा लेते हैं, रिपीट किस तरह से, अब आप यहाँ पे करोगे सफिक्स को चेंज करके सफिक्स को कॉन्केटिनेट करोगे विद जीरो इन अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जीरो को स्ट्रिंग में डाला एंड सफिक्स। अब क्या होगा कि ये सफिक्स के आगे जीरो कॉन्केटिनेट होता चला जाएगा इस ऑर्डर में। अगर मैं लिखूं ना ये सफिक्स एंड जीरो तो उसके बाद जीरोस लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने ये लिखा तो पहले जीरो लगेगा उसके बाद सफिक्स आएगा, ये कॉन्केटिनेट होना शुरू होगा until length of g। सर num to string के आगे उसका वो नहीं लिखेंगे फाइल num, सॉरी, क्योंकि हाँ जी उसका वो करना। जी जी, मैं जरा जल्दियों में पढ़ जाता हूँ, फाइल नाम आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ सफिक्स आपकी जब तक कि 3 नहीं हो जाती, अब 3 हो गई आपकी लेंथ ऑफ सफिक्स, इसका मतलब ये कि आपका ये सफिक्स क्रिएट हो गया। अब सिंपली अपने फाइल नेम बना लेना, यहाँ पर आपके पास ये फाइल नेम किस तरह से बनेगा, फाइल नेम इसको साइन किया जाएगा नेम, इसे कॉन्केटिनेट करेंगे विद एन डॉट और कॉन्केटिनेट करेंगे विद द सफिक्स जो आपका नया बना है, ये आपका बन गया। उसके बाद आप फाइल को ओपन करोगे, ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर राइट, राइट मोड में खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यही फाइल नेम अंदर लिख देना है, राइट फाइल, फाइल नेम, इधर स्ट्रिंग आपका आ जाएगा दिस इज फाइल, फाइल नेम, इसको इस तरह से पूरे को एक ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि वो एक चीज पता चले, ये आपका लिखा गया, और सॉरी इसे कॉन्केटिनेट होगा, ये एंड आएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज फाइल कर देंगे, क्लोज फाइल, फाइल नेम, उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप नेक्स्ट फाइल की तरफ चले जाएंगे, नेक्स्ट फाइल नाम, और इधर आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा। इसमें किसी का कोई सवाल, ठीक है, अहमद आपको भी क्लियर है? सर ये एक दफा ये फाइल नेम का बता दें सर, फाइल नेम को जो असाइन किया हुआ नेम एंड डॉट एंड सफिक्स। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जो सफिक्स हमने बनाया था, ये जो 001 002 003 015 0700 वो पार्ट कॉन्केटिनेट करने के लिए जो फाइल नेम हमने बनाना था, तो जो नेम हमें पैरामीटर में दिया हुआ था कि वो क्या होगी, दिस फाइल डॉट सफिक्स की कौन सा वाला नंबर है, कितनी भी फाइल है, 5th फाइल है, 10th फाइल है, 15th फाइल है, 700 फाइल है, वो सफिक्स के अंदर हमने इस पार्ट के अंदर जनरेट किया था। वो करने के बाद हमने उस नाम की फाइल को खोला, यानी कि क्रिएट किया राइट फाइल के थ्रू,
उसके बाद हमने राइट फाइल के अंदर जाके वो फाइल नेम लिखा, दिस इज फाइल नेम, उसके बाद उस फाइल को क्लोज कर दिया एंड फिर हम नेक्स्ट फाइल नंबर की तरफ चले गए ताकि वो वाली क्रिएट हो सके। ओके सर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसकी मैं मार्किंग स्कीम दिखा दूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद जो है इसके पार्ट्स आगे भी हैं। वो हमें कह रहा है कि द मॉड्यूल चेक फाइल विल module check file will count the number of files produced by create files in part A. Check files takes a string as a file name and returns the number of files found. Basically ये क्या कर रहा है कि ये फाइल को कहते हैं फाइल नेम पैरामीटर में लेगा और नंबर ऑफ फाइल्स उस नाम की कितनी एग्जिस्ट करती हैं वो रिटर्न कर रहा होगा चेक फाइल्स। कह रहे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉड्यूल दैट शुड बी यूज्ड फॉर चेक फाइल्स। मॉड्यूल कौन सा, ये फंक्शन है क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन। अगर ये रिटर्न के बजाय आउटपुट लिखा होता तो फिर हम कहते हैं प्रोसीजर। राइट द मॉड्यूल हेडर फॉर चेक फाइल्स। मॉड्यूल हेडर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फंक्शन चेक फाइल, ब्रैकेट में ये रहेगा आपके पास जो नेम था एज स्ट्रिंग और उसके बाद ये आपको रिटर्न करेगा इंटीजर, उतने नंबर ऑफ फाइल्स जो बनी हुई, रिटर्न इंटीजर। स्टेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज्ड इन चेक फाइल्स, क्योंकि उसे फाइल खोल के चेक करनी है ना, पहली लाइन रीड करेगा वो उसकी जिसे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये क्यों किस मोड में खोलेगा, ये बेसिकली रीड मोड में खोला जाएगा इसे, क्योंकि उसे डाटा रीड करना है। राइट करके तो क्लियर हो जाएगी, अपेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे कुछ लिखना तो है नहीं उसके ऊपर, डाटा रीड करना है इस वजह से रीड मोड में खोला जाएगा। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो विच इज क्वेश्चन नंबर दो ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहले चलते हैं। ये लैग क्यों कर रहा है, इसको यहाँ तक रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग ना करप्ट हो गई है, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है a class of students are developing a program to send data between computers. Many computers are connected together to form a wired network. Serial ports are used to connect one computer to another. सीरियल पोर्ट क्या होता है वो आपके जानने की जरूरत नहीं है, वैसे सीरियल पोर्ट्स आर बेसिकली एन ओल्ड टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू के आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर के दरम्यान में डाटा सेंड किया जा रहा है एक वायर्ड नेटवर्क के अंदर। Each computer is assigned a unique 3-digit ID. हर कंप्यूटर की एक यूनिक 3-digit ID है, has 3 ports, each identified by an integer value. हर पोर्ट की इंटीजर वैल्यू है, is connected between 1 and 3 other computers. हर कंप्यूटर एक से लेकर 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में कनेक्टेड है। Messages are sent between computers as a string of characters organized into fields as shown. अच्छा ये जो है ना कि कहते हैं, अब ये इस सॉर्ट ऑफ जो टफ सवाल आता है टेक्स्ट फाइल्स का वो है, अगर आप इस तरह के सवाल कर जाते हो तो मतलब ये कि टेक्स्ट फाइल्स पूरी आ गई हैं। STX डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स आईडी, डेटा, ETX। अच्छा फील्ड नंबर नॉट एप्लीकेबल है इस केस में कि वो क्या कह रहे हैं हमें कि STX इज अ सिंगल कैरेक्टर मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द मैसेज, जिसकी S की वैल्यू 2 है। याद है एस की वैल्यूज और कैरेक्टर वैल्यूज जो कि जिसका कन्वर्जन आपको यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन में गिवन होती है, एस की टू कैरेक्टर वैल्यू, इसकी कन्वर्जन यहाँ पे गिवन है। उसके बाद कहते हैं फर्स्ट फील्ड दिस इज द डेस्टिनेशन आईडी is a 3 numeric character identifies the destination computer through its destination ID. Source ID 3 numeric characters identify the source computer कि किधर से भेजा जा रहा है, ये किसको मिलना है, किसको भेजा जा रहा है, तीन कैरेक्टर्स की है। उसके बाद ये एक कैरेक्टर था, ये एक कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, ये 3 कैरेक्टर्स के बाद डेटा है, a minimum a variable length string containing the data sent, यानी कि जो डाटा सेंड किया जा रहा है उसकी वेरिएबल लेंथ है जो कि 1 या उससे ग्रेटर है, 1 है या उससे और मोर।
एंड उसके बाद आपका ETX आ जाता है विच इज द एंड ऑफ द मैसेज, जिसकी f की वैल्यू 3 है। अब ये सारे आपको मैसेज का फॉर्मेट बता दिया गया। मैसेज का फॉर्मेट बताने के बाद ये कहता है फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग मैसेज कंटेन्स द डेटा हेलो केविन बीइंग सेंट फ्रॉम कंप्यूटर 101 टू कंप्यूटर 232 STX 232 101 हेलो केविन ETX। ये देख लें कि एक स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर काम सारा होना है। Each computer will run a copy of the same program. Each program will contain a global variable myId of type string that contains the unique ID of the computer which the program is running. जिसके ऊपर चल रहा है वो myId के अंदर stored है। The programmer has defined the first two program modules as follows: transmit and send file. Transmit, which is already written, takes two parameters: a string containing a message, an integer containing a port number. Transmits the message using the given port. जो पोर्ट नंबर को बताया गया उस पोर्ट के थ्रू वो उस कंप्यूटर को डाटा भेज देगा। Send file takes three parameters: a string containing a text file name, यानी कि उसमें एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर के आपके टेक्स्ट फाइल का नाम है, a string containing a destination ID, and integer containing port number, यानी कि आपके पास के तीन पार्ट में सबसे पहले उसका टेक्स्ट फाइल का नाम है, डेस्टिनेशन आईडी यानी कि किस कंप्यूटर को भेजना है, याद रहे कि अपनी आईडी माई आईडी में पड़ी हुई है, एंड उसका पोर्ट नंबर जो कि हमने बाद में इधर देना होगा। STX और ETX की वैल्यू STA में क्या है 2 और 3 जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ट्रांसमिट्स द फाइल वन लाइन एट अ टाइम, लाइन बाय लाइन फाइल को ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट्स द फाइनल मैसेज विद स्ट्रिंग, ये जो सबसे आखिरी मैसेज होगा वो 4 एस्टेरिस्क होंगे। Write pseudocode for the module send file. Assume transmit is already written and used to transmit a message. The value of myid may be used as source ID. Source ID की जगह myid डालना है आपने। The file specified contains no blank lines. कोई भी लाइन खाली नहीं होगी, सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। File specified does not contain the line this. किसी भी लाइन के अंदर ये वाली लाइन एज ए फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नहीं होगी, इसका मतलब है कि ये एंडिंग मैसेज यही होगा। जब अपनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है तो उसके बाद अब आप ये कोड लिख सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले क्या काम किया कहा गया कि सबसे पहले तो आप इधर अपना हेडर बनाओगे कि वैल्यू रिटर्न तो टच कर नहीं रहा है, इसलिए प्रोसीजर है। ये आपके पास आ गया यहाँ पर प्रोसीजर, सेंड फाइल। प्रोसीजर सेंड फाइल पैरामीटर में क्या चीजें ले रहा था आपके पास, एक वो ले रहा है आपके पास फाइल नेम, डेस्टिनेशन आईडी एंड पोर्ट नंबर। इधर आपके पास आ जाएगा फाइल नेम एंड डेस्टिनेशन आईडी जो कि दोनों आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग, एंड उसके बाद आपके पास पोर्ट है विच इज एन इंटीजर। ये करने के बाद आप इधर सबसे पहले क्या कहते हैं STX और ETX की वैल्यूज निकाल लोगे। STX को साइन करोगे, आप यहाँ पे करेक्टर वैल्यू निकालोगे, उसकी ST दी हुई थी 02 और ETX क्योंकि आपने स्ट्रिंग के फॉर्म में बनाना है इसको, और यहाँ पे करेक्टर वैल्यू निकाली जाएगी उसकी 03। ये बना दिया क्या। उसके बाद आप फाइल को रीड मोड में खोलोगे, ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर रीड, किससे कहा था कि लाइन बाय लाइन आपने डेटा ट्रांसमिट करना है। अब उसके बाद क्या आपके यहाँ पे लूप लगेगा वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, फाइल नेम। आप क्या करोगे, इसके अंदर से फाइल को रीड करोगे, डेटा जिसके अंदर लिखा हुआ है, और उसको फाइल के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है इसके अंदर टेक्स्ट फाइल नेम है, ट्रांसमिट्स वन लाइन, लेकिन ट्रांसमिशन के फॉर्मेट में लाना है। फाइल के अंदर सिर्फ ये लिखा होगा हेलो केविन, बाकी सारा कुछ इसके साथ जोड़ना होगा आपको खुद, क्योंकि आपने ट्रांसमिट करना है, फाइल में सिर्फ डाटा लिखा हुआ है आपके पास। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल के अंदर डाटा रीड करोगे, पहले रीड फाइल, फाइल नेम कॉमा दिस लाइन। उसके बाद अब आप इसको फॉर्मेट करोगे, कैसे,
कि आपने यहाँ पर डेटा के आप साइन करोगे एज, इधर कॉन्केटिनेट होगा stx, उसके बाद आपके पास क्या था stx के बाद? stx के बाद थी आपकी डेस्टिनेशन आईडी, जो कि बेसिकली आपकी डेस्टिनेशन आईडी जो कि टेस्ट आईडी हमने पैरामीटर पास की है, एंड टेस्ट आईडी। फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट होगी आपकी माई आईडी विच इज द सोर्स आईडी, माई आईडी। उसके बाद आपकी दिस लाइन यहाँ पे कॉन्केटिनेट होगी, दिस लाइन। उसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेट होगा आपका etx विच इज द एंड ऑफ टेक्स्ट, ये आपका कॉन्केटिनेट हो गया सारा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉल करना है, कॉल ट्रांसमिट डेटा, ये लाइन ट्रांसमिट हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे एंड फाइल, फाइल को कर दोगे क्लोज, क्लोज फाइल, फाइल नेम। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने सिंपली एंड पे क्या काम दिया हुआ है, ये वाली लाइन ट्रांसमिट करनी है आपने। इसको ट्रांसमिट करने का क्या तरीका होगा, आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कॉल करोगे, कॉल ट्रांसमिट stx एंड आपकी वही डेस्टिनेशन आईडी, एंड आपकी ये एंड बेसिकली कॉन्केटिनेट कर रहा है उसको, एक स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहा है, माई आईडी एंड उसके बाद आपकी 4 एस्ट्रिक्स एंड आपका etx, ये आपका बन गया। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर एंड प्रोसीजर, सॉरी इससे ट्रांसमिट ने एक और भी चीज़ लेनी थी, हाँ इससे पोर्ट नंबर भी लेना था, हम ये मिस कर गए। यहाँ पर इसने पोर्ट नंबर जो कि पैरामीटर में आया था, ट्रांसमिट को यहाँ पे वो भी देना है, stx कॉमा पोर्ट, और यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर भी पोर्ट नंबर दोगे। और ये आपका ट्रांसमिट हो गया, सॉरी यहाँ पर नहीं देना था, कॉल इस, ट्रांसमिट के पैरामीटर्स के अंदर नहीं होगा? हाँ वही ना, ये तो ये था, और इधर वाले में आपने देना था पोर्ट नंबर, डेटा पोर्ट नंबर, ऐसे था। यहाँ पर क्योंकि हमने स्ट्रिंग बनाया ही, डेटा स्ट्रिंग जो है हमने यहाँ पे बाहर बनाया था, यहाँ पर मैंने सेम उसी के अंदर लिख दिया। आप चाहो तो पहले इधर डेटा स्ट्रिंग दोबारा बना लो, उसके बाद ये लिख लो एंड मैसेज के तौर पे, कोई मसला नहीं है। आप ऐसे इधर यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो एंड मैसेज, और इसको ये सारी चीजें साइन कर दो, यहाँ पर एंड मैसेज पैरामीटर लिख लो, वो एक ही बात होगी। और यहाँ पर आपके पास आ गया एंड प्रोसीजर। मैं बल्कि इसको कर देता हूँ एक सेकंड, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन, stx एंड टेस्ट आईडी एंड माई आईडी एंड यहाँ पे एस्ट्रिक्स 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 एंड etx, ये इस सारे को मिटा लेते हैं यहाँ से। और ये यहाँ पर आपके पास है एंड मैसेज कॉमा पोर्ट, ये आपका मैसेज ट्रांसमिट हो गया। किसी का कोई सवाल है इसके अंदर, इस प्रोसीजर में? 7 नंबर का इतना आसान सवाल आया हुआ। क्लियर है सब? जो एंड मैसेज के अंदर कॉल ट्रांसमिट के पैरामीटर्स के अंदर जो आपने लिखा है, जी सर वो सारा एक साथ नहीं लिख सकते थे? stx डेस्टिनेशन आईडी, उसके एंड पे पोर्ट नंबर नहीं लिख सकते थे? नहीं, पोर्ट नंबर पैरामीटर में पास होना था, क्योंकि इसने यहाँ पे बताया था कि पोर्ट नंबर वो पैरामीटर में ले रहा था, उससे इसको ये पैरामीटर में आ रहा था, इस वजह से हमने सेपरेट लिखा हुआ है उसे, जैसा कॉमा लगाकर। वो कॉन्केटिनेट नहीं हुआ वो स्ट्रिंग में, वो पैरामीटर है। वो एक पैरामीटर वो स्ट्रिंग है जो हमने एंड कर करके बनाया है, और एक वो आपका पोर्ट नंबर पैरामीटर है, ये 2 पैरामीटर्स थे। ओके सर। और अहमद आप क्या पूछ रहे थे? सर नीचे कीजिएगा। अच्छा जी
सर इसमें ये दो दफा क्यों किया हुआ कॉल ट्रांसमिट? ऊपर वाला सर, ऊपर वाला नहीं समझ आया। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये तो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है ना, एक डाटा बनाया हमने। उसके बाद ये डाटा किस तरह से बनाया गया था, STX फाइल के अंदर से रीड करना था हमने। डेस्टिनेशन आईडी एंड माई आईडी एंड दिस लाइन, मतलब उसको कॉन्टिन्यूट कर रहे हैं ना, जोड़ जोड़ के। यहाँ पर हमने से बनाया सारे को, एंड ETX। उसके बाद कॉल ट्रांसमिट किया ताकि वो लाइन ट्रांसमिट हो जाए उस कंप्यूटर को वाया दैट पोर्ट नंबर। एंड फाइल करने के बाद उसने कहा था यहाँ पर कि आपने एक एंडिंग मैसेज ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट द फाइनल मैसेज विद द डाटा ये 4 स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने एक एंड मैसेज अपना बनाया, और उस एंड मैसेज को फिर जब आपकी फाइल ओपन होकर सारा डाटा ट्रांसमिट होकर क्लोज कर दी गई, तो उसके बाद हमने ये बनाया। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो हमसे कह रहा है कि मॉड्यूल सेंड फाइल is used to copy a file from one computer to another. A module within the program running on the destination computer ID will receive the data and write it to a new file. Explain why module send file transmits the data with the data string this after the last line of the file. वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है सेंड फाइल, जो कि वो भेज रहा है, वो कॉपी ऑफ द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर भेज रहा है बेसिकली। और जब वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर, जो कि बेसिकली जिससे रिसीव करना था फाइल, वो फाइल रिसीव करते हैं, तो डाटा रिसीव करते हैं, तो उसको नई लाइन पर लिख देता है। कह रहे ये क्यों भेजने की जरूरत थी? ये भेजने की जरूरत इसलिए थी आपको, ताकि इट इंडिकेट्स दैट द ट्रांसमिशन इज ओवर। इट इंडिकेट्स द ट्रांसमिशन is over from this computer. This computer, इसका मतलब ये है कि उसके बाद any next message, this file can now be closed। कि जब ये वाला मैसेज आ जाए आपके पास, वो एल्गोरिथम लिखा हुआ है आपने कि वो डाटा रिसीव करता है और लिखता रहे, कि जब आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा 4 एस्टेरिस्क वाला, तो उसके बाद आपने बेसिकली अपना फाइल को क्लोज करके सेव कर देना है। अब जो भी ट्रांसमिशन आएगी वो एक नए कंप्यूटर की तरफ से आ रही होगी। देखा है, one of the text files to be sent contains several blank lines that do not contain any text. Explain why is this a problem। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके पास? क्योंकि इधर जो है जब आपने कोड लिखा था, तो इसके अंदर एक बात आइडेंटिफाई की थी। ये बात आप देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है सारी, कि जो आपका डाटा टेक्स्ट है, इट हैज अ मिनिमम लेंथ ऑफ 1 कैरेक्टर। तो उसकी लेंथ मिनिमम डिटरमिन्ड है कि minimum length is set to 1 for data, blank line has length 0। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो कि कहते हैं blank lines won't be sent, blank lines won't be sent, वो blank line send नहीं करेगा। अब उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि explain how the message format could be changed to allow a blank line to be sent। क्या तरीका है कि आप ब्लैंक लाइन करें? कि बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, ऐड a special character to indicate blank lines। This character can be interpreted as a blank line by the destination device। कि जिस भी डिवाइस को वो जा रहा है, वो उसको इंटरप्रेट कर लेगा कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर आया है, तो चलो इसका मतलब है कि ये ब्लैंक लाइन है, जिसकी वजह से कि आप ब्लैंक लाइन को सेट कर सकते हैं अपने पास। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि a new module has been defined। एक नया मॉड्यूल है आपके पास get field का। takes 2 parameters, a string containing a message and integer containing a field number। If field number is valid in range of 1 to 3 inclusive, it returns a string containing the required field, otherwise it returns an empty string। बेसिकली क्या करेगा कि ये एक स्ट्रिंग कंटेन करेगा एक मैसेज के तौर पे, एक इंटीजर कंटेनिंग अ फील्ड नंबर। ये फील्ड रिटर्न करेगा, अगर फील्ड इस रेंज के अंदर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2 या फील्ड नंबर 3। वरना ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। रिटर्न करे तो इसका मतलब है कि फंक्शन है।
डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स आईडी या डेटा, इनमें से कोई एक चीज आपने रिटर्न करनी है, जबकि एसटीएक्स और ईटीएक्स रिटर्न नहीं किए जा सकते। वही कहता है कि राइट सूडो कोड मॉड्यूल गेट फील्ड। गेट फील्ड का आपने सिंपली क्या लिखना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। इधर आप एफ एल स्ट्रक्चर के ऊपर भी जा सकते हो, इधर आप के स्ट्रक्चर के ऊपर भी जा सकते हो। इधर आपके पास आ जाएगा फंक्शन गेट फील्ड, पैरामीटर में से लेना था मैसेज विच इज अ स्ट्रिंग, और दूसरा क्या लेगा आपके लिए, ये फील्ड नंबर लेगा विच इज एन इंटीजर, और ये रिटर्न कर रहा है आपको स्ट्रिंग। उसके बाद इधर आप डिक्लेयर करेंगे अपने पास एक केस स्ट्रक्चर बनाएंगे, केस ऑफ फील्ड। अगर फील्ड की वैल्यू 1 है आपके पास, तो यहाँ पर आप दिस एसटीआर में एक दिस एसटीआर वेरिएबल हमें चाहिए होगा, इसको आप असाइन कर दोगे। अब आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है क्या चीजें, या तो उसकी डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स आईडी और डेटा। डेस्टिनेशन आईडी का क्या फॉर्मेट है, आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल करेक्टर है, ये 3 करेक्टर्स की है, ये 3 करेक्टर्स की है, इसकी लेंथ अननोन है, इसकी लेंथ अननोन है, लेकिन ये भी एक करेक्टर की है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ये जो दरमियान वाली रेंज है, एक 7 करेक्टर से शुरू होगा एंड लास्ट -1, जो भी इसकी लेंथ है -1 तक, तब तक आपका मैसेज है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी ये वाली चीज़ है तो इधर आपके पास क्या आएगा, मिड मैसेज, कौन सी पोजीशन से आप उठाओगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईडी है तो आप सेकंड पोजीशन से उठाओगे, और उसके बाद 3 करेक्टर्स को उठाओगे, सेकंड पोजीशन से 3 करेक्टर्स उठाओगे। उसके बाद अगर आपके पास वो कहता है कि हमें सोर्स आईडी दें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस एसटीआर में मिड मैसेज। अब आपको पता है कि यहाँ पर सोर्स आईडी का क्या केस होगा, ये 5th से शुरू हो रही है, 5th पोजीशन से आप 3 करेक्टर्स को उठाओगे। और थर्ड केस में आप क्या करोगे, दिस एसटीआर को दे दोगे मिड मैसेज। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये जो मैसेज है स्टार्टिंग पोजीशन है बेसिकली 1 + 3 4 + 3 7, यानी कि 8 पोजीशन से आपका मैसेज शुरू हो रहा है डेटा। और इसकी क्या होगी, लेंथ ऑफ मैसेज, इसमें से क्या माइनस किया जाएगा, आपकी जिस ये ETX जिसकी कि S की वैल्यू 3 दी गई थी, तो आप इसमें से ETX माइनस कर दोगे। 8 से शुरू होगा और इधर आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ मैसेज -1। 8 से शुरू लेकर वहां तक आपने दूसरे करेक्टर्स उठाने हैं, नहीं 8 से शुरू होना है और कितने करेक्टर्स उठाने होंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे -8 होगा, क्योंकि आपने करेक्टर का काउंट उठाना होता है कि कितने करेक्टर्स आपने उठाने हैं। बेसिकली लेंथ ऑफ का मतलब ये कि ये वाले भी तो माइनस करने पड़ेंगे ना लेंथ में से फिर आपको, तो ये वाले 7 और ये 1 8 करेक्टर्स माइनस करोगे आप। और यहाँ पे वरना अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एक ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करना था, तो इधर आप अदरवाइज दिस एसटीआर, इसको साइन कर दिया जाएगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग। इधर आपके पास आ जाएगा एंड केस, और यहाँ पर आप सिंपली रिटर्न कर दोगे दिस एसटीआर, रिटर्न दिस एसटीआर एंड फंक्शन। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? जी सर इसमें आपने केस ऑफ फील्ड के थर्ड वाले में अपना मैसेज सर उसकी एक दफा समझा दे, थर्ड वाला लेंथ थर्ड वाला, मैसेज -8। अच्छा थर्ड वाला मैं समझाता हूँ इसकी वजह क्या थी, कि हमने यहाँ पे शुरू में देखा था कि उसने हमने एक्सट्रैक्ट करना है मैसेज को,
तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर उसके STX की वैल्यू थी, STX कुछ भी आप फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि STX A है। उसके बाद उसकी आईडी थी सोर्स आईडी 101, फिर वो डेस्टिनेशन आईडी थी 230। उसके बाद आपका मैसेज है यहाँ पर, मैसेज की लेंथ हमारे लिए अननोन है। उसके बाद आपका यहाँ पे ETX है जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम B एज्यूम कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर से कौन सी पोजीशन से उठाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 पोजीशन से मैसेज उठाना शुरू करेंगे आप। कौन सी पोजीशन तक उठाएंगे, क्योंकि मैसेज की लेंथ अननोन है, तो हमने कहाँ से तक उठाना है, बेसिकली दिस इस लेटर से पहले पहले तक, लास्ट लेटर को बस इग्नोर करना है। लेकिन अब आप देखो कि आपको जब आपने मिड लगाया तो मिड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो वो आपके पास था मैसेज, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन 8, एंडिंग पोजीशन क्या होगी बेसिकली, एंडिंग पोजीशन नहीं होती है बेसिकली, ये होती है नंबर ऑफ करेक्टर्स जिसे आपने उठाने हैं आफ्टर द 8 पोजीशन। तो 8 पोजीशन के बाद आप देखिए करेक्टर्स उठाने, जो भी करेक्टर इस मैसेज की लेंथ है, लेकिन इसकी लेंथ क्योंकि हमारे लिए अननोन है, तो हम ये 7 माइनस कर देंगे, ये 1 इसको भी माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना रह गया 8। तो पीछे ये इसकी लेंथ खाली रह जाएगी, तो हमने इधर लिया लेंथ ऑफ मैसेज -8, ये किया, इस वजह से हमने ये -8 वाली बात लिखी थी। ओके सर। समझ आ गया? जी जी। अच्छा, और किसका सवाल था? किसी का नहीं? अच्छा, इसके बाद जो है कि कहते हैं ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, और टेक्स्ट फाइल से भी मेनली आपके पास काम पूरा हो गया हुआ है। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और रिकॉर्ड डेटा टाइप के जो सवाल कर रहे थे, अब उनके जो बी पार्ट्स थे दोनों के, अब आप लोग वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका बेसिकली टेक्स्ट फाइल का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने देखा है कि जैसा से ज़्यादा काम आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड ही आता है, तो ये जो इंसर्ट के फंक्शन है स्ट्रिंग्स के साथ, इनके ऊपर ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। टेक्स्ट फाइल के अंदर सवाल ये कि फाइल को ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, उसके अंदर लाइंस को रीड करना है, वो मेथड मैंने आपको नोट्स की सूरत में समझा दिया हुआ है कि किस तरह से हो रहा है। आपने क्या करना है सिर्फ कि आपने इनमें से जो मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने को दूंगा वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, और इसके अलावा जो है कि कहते हैं ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इनकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आपको ये स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी आती हो, किस तरह से स्ट्रिंग्स के साथ एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप समझ लो कि आपकी प्रैक्टिस फॉर टेक्स्ट फाइल्स पूरी होगी। किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है,